इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 7 है। डिस्कस कर रहे थे हम लोग लास्ट लेक्चर में कृषि क्षेत्र के बारे में, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, जिसमें आगे हम लोगों को बात करनी है हरित क्रांति के बारे में, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। तो बातें कर लेते हैं हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर हरित क्रांति के बारे में। तो उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा कृषि उत्पादकता में होने वाली वृद्धि के संदर्भ में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1968 में अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गैड के द्वारा किया गया था। भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय है नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित अमेरिकी जो कृषि वैज्ञानिक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग साहब को दिया जाता है। और भारत में हरित क्रांति के क्षेत्र में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन साहब का योगदान भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो लिखिएगा हरित क्रांति, हेडिंग डालिएगा हरित क्रांति, हेडिंग डालिएगा हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति का श्रेय, भारत में हरित क्रांति का श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को दिया जाता है। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को दिया जाता है। और भारत में हरित क्रांति के क्षेत्र में हरित क्रांति के क्षेत्र में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का योगदान भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन साहब का योगदान भी अति महत्वपूर्ण रहा है। तो भारत के संदर्भ में हरित क्रांति से अभिप्राय होता है कृषि उत्पादन में हुई उस तीव्र वृद्धि से है जो आपका ऊंची उपज वाले बीजों और रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, कृषि यंत्रीकरण, बेहतर सिंचाई प्रणाली और नई तकनीकी के फलस्वरूप हुआ। तो जो नई टेक्नोलॉजी आई उसके बाद जो तेजी आई बीज में या फिर आपका किसानी में या फिर आपका बोल सकते हैं उत्पादन में, एक शब्द में अगर बोला जाए तो ये आपका ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हुआ था। तो हरित क्रांति के घटक के बारे में अगर बात की जाए, कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में अगर बात की जाए, तो उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग हुआ, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हुआ, रासायनिक कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों का प्रयोग हुआ, बेहतर सिंचाई प्रणाली हुई, बेहतर आपका भंडारण सुविधा हुई। लेकिन भारत में हरित क्रांति का लाभ जो है बहुत ही लाभ कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहा है। इससे आपका क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा मिला है और इसी के साथ हरित क्रांति का सर्वाधिक जो प्रभाव है वो आपका गेहूं के उत्पादन पर पड़ा है। इसमें काफ़ी वृद्धि हुई, लेकिन इस अनुपात में अन्य फसलों के उत्पादन में कोई भी वृद्धि नहीं हुई। इससे आपका कृषि जो प्रारूप है वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया और अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हुई। बढ़ती हुई जो आपका देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है और बढ़ते हुए नगरीकरण के कारण कृषि क्षेत्र में दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता जो है वो कहीं ना कहीं महसूस हुई। कृषि क्षेत्र के जो समग्र विकास है उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र में अस्थिरता को दूर करने करके आपका क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वर्ष 2006 में विज्ञान कांग्रेस में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया था। तो हरित क्रांति के बारे में आप लोगों ने ये जान लिया ग्रीन रेवोल्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है, शुरुआत कैसे हुई और कौन कौन इसमें महत्वपूर्ण है। भारत में कुछ कृषि क्रांतियां हुई हैं, उनके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। एक तरफ लिखिएगा क्रांति और एक तरफ लिखिएगा संबंधित क्षेत्र या फिर उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य पालन, जो भी महत्वपूर्ण है उनके बारे में लिखा देता हूं। नीली क्रांति मत्स्य पालन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से, मांस और टमाटर उत्पादन से, गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली उत्पादन से, प्याज और झींगा मछली उत्पादन से,
रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। हैं तो बहुत सारी क्रांतियां, लेकिन हम लोग जो लिखेंगे वो सिर्फ इतना ही। इसके अलावा कुछ विभिन्न प्रकार की खेतियों के नाम भी हैं, उनको भी इसी समय लिख लीजिएगा। लिखिएगा एपीकल्चर, पहले हेडिंग से डाल लीजिएगा, विभिन्न प्रकार की खेतियों के नाम, विभिन्न प्रकार के खेतियों के नाम। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर बागवानी, हॉर्टिकल्चर बागवानी। फ्लोरिकल्चर, फूलों का उत्पादन, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन, ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन। विटिकल्चर अंगूर की खेती, विटिकल्चर अंगूर की खेती। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है, रेशम कीट पालन से संबंधित है। अब हम लोग बात करेंगे फसल पद्धति के बारे में, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। तो किसी क्षेत्र में वहां की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप, जैसे आपका मिट्टी का प्रकार और मिट्टी की उर्वरता है, जल की उपलब्धता है, जलवायु इत्यादि के आधार पर किसान खेती के लिए जिन फसलों के मिश्रण को चुनते हैं वो उस क्षेत्र का सस्य प्रतिरूप मतलब फसल पद्धति होता है। कृषि प्रणाली की बहुतायत जो है भारतीय कृषि की एक मुख्य विशेषता रही है, और इसकी वजह से बारिश पर निर्भर जो है कृषि और कृषक समाज की सामाजिक जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, किसी क्षेत्र की जो फसल पद्धति होती है नॉर्मली की मृदा और जलवायु परिस्थितियों पर डिपेंडेंट होती है, तो जो कि आपका पूरे कृषि पर्यावरण और किसी फसल या फिर फसलों के समूह के पोषण और उपयुक्तता को तय करती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपका क्रॉपिंग पैटर्न को इफेक्ट करती हैं, जिनमें आपका भौगोलिक कारण हो सकता है, आधारभूत कारण हो सकता है, आर्थिक कारण होता है, कृषि आदान की उपलब्धता होती है। तो आर्थिक कारण पहले समझ लेते हैं, क्योंकि भौगोलिक कारण तो आप समझ गए होंगे, मृदा का प्रकार और उर्वरता की नमी, इसकी मात्रा, खेत का आकार किस प्रकार से होता है, ये वो। इसके अलावा आधारभूत कारण जो हैं वो आपका सिंचाई प्रणाली हो गई, यातायात हो गया, भंडारण हो गया, मार्केटिंग मतलब विपणन हो गया। आर्थिक कारण क्या होता है, भू स्वामित्व, कृषि भूमि का आकार और प्रकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की स्थिति, स्वयं की खाद्य आवश्यकताएं, कृषि उत्पाद का न्यूनतम बाजार मूल्य और श्रम की उपलब्धता आदि, ये सारे के सारे होते हैं। कृषि आदान की उपलब्धता क्या होती है उसके बारे में अगर बात करें तो उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों की उपलब्धता, मशीनीकरण का स्तर, प्रौद्योगिकी का उपयोग, ये सारे के सारे आपका कृषि आदान की उपलब्धता होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग मेगा फूड पार्क के बारे में। तो मेगा फूड पार्क एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में बात करें, क्योंकि कई बार हम लोग करंट में इस चीज को सुनते रहते हैं, यहाँ पे नया मेगा फूड पार्क खोला गया है, तो एग्जैक्टली कभी कभी दिमाग में आता है कि मेगा फूड पार्क एग्जैक्टली है क्या। तो मेगा फूड पार्क योजना जो है मुख्यतः आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2008 में शुरू किया गया। इस योजना का जो उद्देश्य था, किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा व्यापारियों को एक साथ लाकर कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना था, ताकि आपका कृषि उत्पादन में मूल्य वृद्धि अधिकतम हो सके, कृषि उत्पादों की बर्बादी जो है न्यूनतम की जा सके, किसानों की आय जो है उसकी वृद्धि जो है सुनिश्चित की जा सके, तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर जो है वो पैदा किए जा सके। तो ये रहा आपका मेगा फूड पार्क के बारे में चीजें। तो इसके बारे में थोड़ा सा हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है। लिखिएगा मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क। लिखिएगा मेगा फूड पार्क योजना, मेगा फूड पार्क योजना। मेगा फूड पार्क योजना मुख्यतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
मुख्यतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2008 में शुरू की गई। वर्ष 2008 में शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा व्यापारियों को एक साथ लाकर कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना है ताकि कृषि उत्पाद में मूल्य वृद्धि अधिकतम हो सके। कृषि उत्पादों की बर्बादी न्यूनतम की जा सके। किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें। अब हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में। तो कृषि संबंधी वित्त का जो वर्गीकरण है 3 समाधियों के आधार पर किया जाता है। एक तो होता है आपका शॉर्ट टर्म लोन, ये आपका ऑलमोस्ट आपका 15 महीने की अवधि के लिए होता है। तो किसानों द्वारा अल्पकालीन ऋण का उपयोग जो है खेतों की जुताई करने, उन्नत किस्म के बीजों खरीदने, उर्वरकों और कीटनाशकों को खरीदने हेतु लगभग से किया जाता है। तो ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है और 15 महीने की अवधि के लिए दिया जाता है। मैक्सिमम आपका 15 महीने, नॉर्मली आपका 15 महीने बोल सकते हैं। फिर आता है कि मीडियम टर्म लोन। तो मध्यकालिक ऋण नॉर्मली 15 महीने से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए दिए जाते हैं। इनका जो प्रयोग है नॉर्मली आपका कृषि यंत्रों और मशीनों को क्रय करने और अन्य जो सुधारात्मक कार्य हैं इनके लिए किया जाता है। इसके बाद आता है नंबर दीर्घकालीन ऋण के बारे में, लॉन्ग टर्म लोन के बारे में। तो नॉर्मली आपका 5 से 20 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किए जाने वाले जो कृषि ऋण हैं उनको दीर्घकालीन ऋण कहा जाता है। इसका प्रयोग जो है वो कृषि भूमि क्रय करने, ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि क्रय करने हेतु किया जाता है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने इस चीज के बारे में डिस्कस किया है कि किस तरह के लोन होते हैं नॉर्मली। तो वर्तमान में भारत सरकार प्रत्येक वर्ष आपका कृषि क्षेत्र के विकास हेतु कृषि ऋण का प्रावधान करती है। तो अल्पकालीन ऋण हो गया, मध्यकालीन ऋण हो गया और तीसरा आपका दीर्घकालीन ऋण हो गया। तो हेडिंग सी डालिएगा कृषि वित्त, उसमें हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं कृषि वित्त। कृषि संबंधी वित्त का वर्गीकरण। कृषि संबंधी वित्त का वर्गीकरण 3 आधार पर किए जाते हैं। तीन आधार पर किए जाते हैं। अल्पकालिक ऋण मतलब शॉर्ट टर्म लोन। अल्पकालिक ऋण नॉर्मली
अल्पकालिक ऋण सामान्यतः सामान्यतः 15 महीने की अवधि के लिए दिए जाते हैं। 15 महीने की अवधि के लिए दिए जाते हैं। पंद्रह महीने की अवधि के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद आता है मध्यकालिक ऋण। मध्यकालिक ऋण मीडियम टर्म लोन। मीडियम टर्म लोन ये आपका 15 महीने से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए दिए जाते हैं। 15 महीने से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए दिए जाते हैं। दीर्घकालीन ऋण दीर्घकालिक ऋण ये 5 वर्ष से 20 वर्ष तक की अवधि के लिए दिए जाते हैं। 5 वर्ष से 20 वर्ष तक की अवधि के लिए दिए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो हुई थी 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा के द्वारा की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो संस्थानिक ऋण तक किसानों की पहुंच जो है सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण और प्रभावी पहल है। किसान क्रेडिट कार्ड जो है किसानों को बहुत ही कम ब्याज पर वित्त उपलब्ध कराता है और ऐसे किसान जो आपका 5,000 या फिर अधिक मूल्य के उत्पादन ऋण के लिए योग्य हैं वो आपका किसान क्रेडिट कार्ड के हकदार होते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है 5 वर्षों के लिए वैध होता है, वैलिड होता है और प्रत्येक निकासी का भुगतान जो है 12 माह के भीतर करना होता है। नाबार्ड जो है क्रेडिट कार्ड की प्रबंधक इकाई है, जबकि आपका सहकारी बैंक जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक इसे आपका किसानों को वितरित करते हैं। तो पॉइंट लिखिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना लिख लीजिएगा हेडिंग डाल के। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा के द्वारा की गई थी। इसका कार्य किसानों को वित्त पहुंचाना होता है। इसका कार्य किसानों को वित्त की सुविधा उपलब्ध कराना होता है। अब हम लोग बात करेंगे नाबार्ड के बारे में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मतलब नाबार्ड, इसकी स्थापना जो हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी। शिव रमन सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर की गई थी और ये देश में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली एक शीर्ष संस्था है। नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है। ग्रामीण शाख के क्षेत्र में ये सारे कार्य जो पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाते थे अब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किए जाते हैं। नाबार्ड हेडिंग डालिएगा, नाबार्ड लिखिएगा। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 12 जुलाई 1982 को शिव रमन सिंह समिति की 12 जुलाई 1982 को शिव रमन सिंह की संस्तुति के आधार पर की गई। शिव रमन सिंह की संस्तुति के आधार पर की गई। शिव रमन सिंह की संस्तुति के आधार पर की गई। यह देश में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु यह देश में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। अब नाबार्ड के कार्य के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ग्रामीण शाख के क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है। यह आपका राज्य के सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, भूमि विकास बैंक को और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनको अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है।
तो ये रही आपकी नाबार्ड की बातें, जो एक तरह से आप बोल सकते हैं, एक लाइन में अगर बोले तो कृषि और ग्रामीण विकास हेतु आपका विप्लुत जो वित्त है उसको उपलब्ध कराने वाली एक शीर्ष संस्था का नाम है नाबार्ड। तो अब जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो आपका भूमि बंधक बैंक या फिर आपका भूमि विकास बैंक के बारे में बात करनी है। तो भूमि विकास बैंक किसानों की आपका दीर्घकालीन वित्त की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हैं। इन बैंकों का जो उद्देश्य होता है किसानों को उनकी भूमि के बंधक रखकर आपका दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना। इस प्रकार के जो ऋण होते हैं नॉर्मली आपका 15 से 20 वर्ष तक की अवधि के लिए दिए जाते हैं। और नॉर्मली किसान जो है किसी कृषि भूमि को क्रय करने, कृषि भूमि में सुधार करने, ट्रैक्टर, थ्रेसर, ये सारे की सारी चीज़ें करने में इन बैंकों के पास अपना जो भी है गिरवी रखकर दीर्घकालीन ऋण जो है प्राप्त करते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। आपका लॉन्ग टर्म जो लोन होता है उसके बारे में ही है ये। तो हेडिंग सी डाल लीजिएगा, भूमि बंधक बैंक या फिर भूमि विकास बैंक। भूमि बंधक बैंक या फिर भूमि विकास बैंक। इन बैंकों का उद्देश्य इन बैंकों का उद्देश्य इन बैंकों का उद्देश्य किसानों को उनकी भूमि को किसानों को उनकी भूमि के किसानों को उनकी भूमि को बंधक रखकर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना है। सामान्यतः ये 15 से 20 वर्ष तक के लिए दिए जाते हैं। सामान्यतः ये 15 से 20 वर्ष तक के लिए दिए जाते हैं। सामान्यतः यह 15 से 20 वर्ष तक के लिए दिए जाते हैं। और इसी वित्त के बाद और इसी वित्त से और ऐसे वित्त और ऐसे लोन किसान बड़े कार्यों के लिए लेते हैं। किसान बड़े कार्यों के लिए लेते हैं, जैसे ट्रैक्टर खरीदना, थ्रेसर का प्रयोग, नई जमीनें खरीदना आदि। तो फिलहाल जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में डिस्कस करेंगे। मार्केट प्राइस क्या होती है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है, और फिर आपका हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो आएंगे वो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर आ जाएंगे। तो इस लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही।